हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दीक्षाज एजुकेशन हब। तो हमने इमर्जेंस ऑफ रीजनल स्टेट स्टार्ट कर दिया था और ये सेकंड पार्ट रहेगा उस वीडियो सीरीज़ का। सबसे पहले हमने बंगाल के बारे में पढ़ा था, याद हो आपको अगर, मीर जाफ़र, मीर काजिम, फिर से मीर जाफ़र, तो उन सब के बारे में हमने स्टडी कर ली थी। आज हम चल रहे हैं अवध वाले एरिया में। अवध था यूपी वाला रीजन, ठीक है। यूपी के बारे में बात करेंगे। तो आपको पता है यूपी से एक रिवर जाती है जिसका नाम है गंगा, और नीचे वाले एरिया से जाती है यमुना। दोनों रिवर्स मिलके बनाती है गंगा यमुना द्वाब। तो जब भी गंगा और यमुना प्लेन्स में आती है, यहाँ पे माउंटेन एरियाज़ हैं, और जैसे ही ऊपर से जब पानी का फ्लो आता है तब तो तेज़ होता है, पर जैसे ही प्लेन्स में पहुँचता है तो वो पानी स्प्रेड कर जाता है। और जैसे ही पानी स्प्रेड करता है तो जो भी सेडिमेंट्स उस पानी के साथ आए थे वो यहाँ पे डिपॉजिट कर जाते हैं, और जब डिपॉजिट कर जाते हैं तो ये रीजन बन जाता है काफ़ी फर्टाइल। तो ये फर्टाइल प्लेन जो हैं वो गंगा और यमुना के वजह से बनते हैं अवध वाले एरिया के अंदर। तो अगर यहाँ पे सॉइल बहुत फर्टाइल है तो यहाँ पे पॉपुलेशन भी काफ़ी फ्लरिश करेगी। क्यों? क्योंकि अनाज वगैरह यहाँ पे सफिशिएंट क्वालिटी में होगा और क्वांटिटी में होगा। सो दैट्स वाई अवध इज़ इम्पॉर्टेंट। तो अवध याद रखिएगा, हम यूपी वाले एरिया की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे अवध के नॉर्थ में कौन सा एरिया था, साउथ में कौन सा था, नॉर्थ वेस्ट में कौन सा था, साउथ वेस्ट में कौन सा था और ईस्ट में कौन सा था, वो सारी चीज़ें दे रखी हैं। तो अगर आप अवध के नॉर्थ में जाओगे तो यूपी का एक रीजन है जो कि आप देखते हो नेपाल के साथ बॉर्डर है, तो एक तो इंटरनेशनल यहाँ पे बॉर्डर लाइन आ जाएगी। नॉर्थ वेस्ट की तरफ जाओगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा रोहिला खंड, रोहिला खंड वाला एरिया नॉर्थ वेस्ट में। वैसे ही अगर साउथ वेस्ट में देखोगे तो यहाँ पे गंगा द्वाब आपको मिल रहा है, गंगा द्वाब हाईली फर्टाइल रीजन। उसके बाद अगर ईस्ट में देखोगे, ईस्ट में आपको पूर्वांचल्स मिल जाएंगे, पूर्वांचल्स, ठीक है। तो ये सारी जो है लोकेशन बताई गई कि अवध की लोकेशन इंपॉर्टेंट क्यों है। तो मेन जो आपको याद रखना है वो गंगा यमुना द्वाब याद रखना है। इसी की वजह से ये अवध वाला जो रीजन था वो काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल था। और हम बात कर रहे हैं अराउंड 16th 17th और 18th सेंचुरी की फॉर नाउ। तो आपको क्या लगता है ब्रिटिशर इस वाले रीजन में आएंगे? तो ऑब्वियसली आएंगे, क्योंकि एरिया इज़ वेरी फर्टाइल। बंगाल को भी क्यों रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत क्यों उसको पावरफुल बनाया गया? क्योंकि एक मेन रीज़न जो था वो यही था कि जो बंगाल वाला एरिया था ये क्षेत्र काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल हुआ करता था, यहाँ पे सॉइल काफ़ी फर्टाइल थी। तो फर्टिलिटी ऑफ सॉइल प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल थ्रू आउट द हिस्ट्री। हमने एंशियंट पढ़ ली, मेडिवल पढ़ ली और मॉडर्न में आ चुके हैं। तो क्यों ये इंपॉर्टेंट है रीजन्स? बिकॉज ऑफ दियर फर्टाइल लैंड एरिया। अब देखो अवध की जब भी बात आ रही है तो मतलब लखनऊ कल्चर की बात आ जाएगी। तो ये उसी टाइम पे डेवलप हुआ। लखनवी कल्चर जो होता है वो ड्यूरिंग दिस मॉडर्न एरा तभी डेवलप होना शुरू करता है, और बहुत सारी सिटीज़ बनती हैं। और हम आर्ट एंड कल्चर में देखेंगे घरानाज बनेंगे, ठीक है। यहाँ पे म्यूज़िक इंडस्ट्री एक तरह से सेटअप होने वाली है, वो आर्ट एंड कल्चर में देखेंगे। तो ये जो लखनऊ कल्चर था जब अवध डेवलप हो रहा था तो अवधी लैंग्वेज में ये लखनऊ कल्चर जो था वो भी डेवलप हो जाता है। लखनऊ हो गया, फैज़ाबाद हो गया, इन सारे एरियाज़ में। तो ये जो फैज़ाबाद वाला एरिया था यूपी में, ये आप नोटिस करोगे कि नवाबों की एक तरह से कैपिटल सिटी बनेगी। अभी आर्ट एंड कल्चर में जब जाएंगे तो आप देखोगे यहाँ पे बड़े सारे घराने बनेंगे, और जब घराने बन जाएंगे तो दैट विल अल्टीमेटली टर्न्स आउट टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट सिटी। अब कौन कौन से नवाब्स थे अवध के अंदर, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे वन बाय वन। सबसे पहले आते हैं सादत खान। सादत खान का जो टाइम पीरियड रहता है वो रहता है फ्रॉम 1722 टू 1739, ठीक है। तकरीबन तकरीबन आप देख सकते हो कि 18 साल का टाइम पीरियड रहेगा। अब सादत खान जो थे इन्हीं को फाउंडर ऑफ अवध भी बोला जाता है। हु वॉज फाउंडर ऑफ अवध? तो सादत खान वॉज फाउंडर ऑफ अवध। अगर मैं अभी यहाँ पे आपसे पूछ लूँ बंगाल के कौन थे फाउंडर, तो याद करो कौन थे? मुर्शिद कुली खान, याद है ना? मुर्शिद कुली खान। मुर्शिद कुली खान जो थे इन्होंने 1717 में बंगाल को इंडिपेंडेंट किया था। तो अब अवध की जब बात कर रहे हैं तो अवध में कौन आ चुका है? अवध में है सादत खान। कौन है? सादत खान। तो सादत खान ने, याद करो, 1722 में बात करी थी। फिर निज़ामुल मुल्क की बात करी थी हैदराबाद एरिया में, 1724 की बात करी थी। तो ये चीज़ें याद रखो, अभी के लिए याद रखना है सादत खान। 1722 में इन्होंने क्या किया? अवध को एस्टेब्लिश किया। 1739 तक का इनका टाइम पीरियड रहेगा। इनको बड़े सारे नाम दिए गए, जैसे कि वज़ीर ममल्लिक, ये किसका नाम था? सादत खान था। असफ जा वन, असफ जा वन का मतलब है कि एक और असफ जा भी आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं, 3 आ सकते हैं। तो क्रोनोलॉजी में जब भी 1 2 3 आते हैं तो 1 लगा दिया जाता है, 2 लगा दिया जाता है, एंड वाइस वर्सा। उसके बाद बुरहान उल मुल्क, ये भी किसका नाम था? तो ये भी सादत खान का था। तो 3 नाम यहाँ पे आपने देखे जो सादत खान के हुआ करते थे। नंबर 1 इज़ वज़ीर ए ममल्लिक, दूसरा था असफ जा वन, और तीसरा था बुरहान उल मुल्क, ठीक है। अब याद करो वो जो सैयद ब्रदर्स थे,
लास्ट टाइम याद हो अगर आपको, सैयद ब्रदर जिन्होंने जहानदार को मरवाया, फारूक शियार को गद्दी पे बिठाया, फारूक शियार ने थोड़े टाइम के लिए रूल करा, फिर रफ़ीउद्दराजत, रफ़ीउद्दौला, इब्राहिम, नेकुसियार, ये सारे आए गद्दी पे, पर सारे मर जाते थे। क्यों मर जाते थे? क्योंकि सैयद ब्रदर्स बहुत ज़्यादा कॉन्स्पिरेसीज क्रिएट कर रहा करते थे। और सैयद ब्रदर कहाँ पे रुके हुए हैं जी? दिल्ली में रुके हुए हैं, ऑब्वियसली वहाँ पे ही तो मुगल्स का शासन चल रहा है साथ साथ में। और फिर आता है मोहम्मद, क्या था उनका, मोहम्मद शाह रंगीला। जैसे ही मोहम्मद शाह रंगीला आते हैं तो निज़ाम उल मुल्क ने उनको चूज़ किया था एज अ किंग। डिड यू रिमेंबर दैट? तो याद रखिएगा इसको कि जो निज़ाम उल मुल्क थे उन्होंने डिसाइड किया कि हम मोहम्मद शाह रंगीला को राजा बनाएंगे। राजा बन गए। फिर उसके बाद बहुत सारी कॉन्स्पिरेसीज रचाई गई कि कैसे सैयद ब्रदर्स को मारा जाए। तो सादत खान वॉज ऑल्सो इन्वॉल्व। निज़ाम उल मुल्क तो थे, पर उसके साथ सादत खान जो थे, ही वॉज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द कॉन्स्पिरेसी, जिसकी हेल्प से सैयद ब्रदर्स को मरवा दिया गया था मुगल कोर्ट के अंदर। अरे अब्दुल्ला वगैरह थे, वही सारे यहाँ पे उन्हीं की बात हो रही है, हुसैन अली की बात हो रही है, दोनों भाई हुआ करते थे। सादत खान के बाद सफदार जंग आ जाते हैं। सफदार जंग की भी आपको याद होनी चाहिए। मैं एग्जाम्पल देती हूँ आपको। किसी का पार्टी हेड था, एक पार्टी हेड, तो वो जो पार्टी हेड था उसको मरवाया था। अहमद शाह के दरबार में एक पार्टी हेड हुआ करता था, उसको मारा था किसने? सफदार जंग ने। जावेद खान, याद है ना उसका नाम? जावेद खान। गजी उल मुल्क भी हुआ, गजी उल उद्दीन मुल्क भी हुआ करते थे, तो उनसे जेलसी थी जावेद खान को, और जावेद खान को गजी उल से थी। बाद में हम देखते हैं कॉन्स्पिरेसी क्रिएट करके जावेद खान को सफदार जंग ने मार दिया था। तो यहाँ पे ये भी इन्वॉल्व हो गए कॉन्स्पिरेसीज के अंदर। इनके बहुत ज़्यादा मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स भी थे। बंगेश पठान वाला जो एरिया हुआ करता था, और मराठास के साथ इन्होंने अलाइंस बना लिया था, पीस एस्टेब्लिश कर लिया था, शांति एस्टेब्लिश कर ली थी। और किस किस के साथ इन्होंने पीस किया? तो मराठास के साथ तो किया, साथ में जो राजपूत स्टेट्स थी उनके साथ भी कर लिया। मतलब इस रीजन में अगर आप देखोगे शेख ज़ादास वगैरह, इन सब के साथ क्या किया इन्होंने? अलाइंस बना लिया ताकि पीस एस्टेब्लिश हो सके थ्रू आउट द रीजन्स। ठीक है। उसके बाद चलो नेक्स्ट जो राजा आते हैं वो थे शुजाउद्दौला। शुजाउद्दौला जो थे, बैटल ऑफ बक्सर, डिड यू रिमेंबर दैट बैटल ऑफ बक्सर? यहाँ से बंगाल वाले भी इन्वॉल्व थे, यहाँ पे अवध वाले इन्वॉल्व थे, यहाँ पे शाह आलम 2 बैठे हुए थे। आई कुछ स्टोरी याद? शाह आलम 2, शाह आलम, यहाँ पे कौन था? यहाँ पे थे शुजाउद्दौला। तो वही चीज़ याद करवा रहे हैं। बंगाल तो पूरी तरह से डिफीट कर दिया गया, पर ये जो शुजाउद्दौला और शाह आलम 2 थे, शाह आलम 2 के साथ करी गई ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1, एंड 4 दिन के बाद शुजा के साथ करी गई थी ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 2। ठीक है, याद रखो उसको। बैटल ऑफ बक्सर हुई थी 1764 के अंदर। तो यहाँ पे क्या हुआ था? अहमद शाह अब्दाली के साथ हलाए बना लिए, तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत लड़ी। हाँ, जब थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुई थी, मराठास वर्सेस अहमद शाह अब्दाली, तो शुजाउद्दौला ने क्या किया था? किसका साथ दिया था? अहमद शाह अब्दाली का दे दिया था। यही तो रीजंस हैं कि इंडिया इतना पीछे रहता गया, क्योंकि इंडियंस खुद ही कॉन्स्पिरेसीज में इन्वॉल्व हो जाया करते थे। दिस वॉज वन ऑफ द मेजर रीज़न। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हो जाती है, और उसके बाद हम देखते हैं कि मीर काजिम ने क्या किया? शाह आलम 2, शुजाउद्दौला और इन सब के साथ प्लान बनाया कि वी विल डिफीट। हेक्टर मुनरो थे ना ब्रिटिशर की तरफ से जो लड़ रहे थे, तो हेक्टर मुनरो इन सबको डिफीट करने की ट्राई तो करी, बट गॉट अ बिग फेलियर, और फाइनली बैटल ऑफ बक्सर में ब्रिटिशर्स जीत गए थे। उसके बाद आते हैं असफ उद्दौला। 1775 से लेके 1797 तक का इनका टाइम पीरियड रहता है। इन्होंने क्या किया? फैज़ाबाद से लखनऊ की तरफ कैपिटल शिफ्ट कर दी। फैज़ाबाद वही घराने वगैरह देखोगे आप, यहाँ पे बहुत सारे बनेंगे। लखनवी कल्चर यहाँ पे बहुत इमर्ज होगा, आर्ट एंड कल्चर में देखेंगे। पर फैज़ाबाद से लखनऊ की तरफ इन्होंने कैपिटल शिफ्ट कर दी, जो असफ उद्दौला हुआ करते थे। 1775 में ये रूलिंग करने लगे। इन्होंने रूमी दरवाज़ा और 12 इमाम 12 ये सारे आर्किटेक्चर भी बनवाए थे। तो रूमी दरवाज़ा, 12 इमाम 12, रूमी दरवाज़ा एंड 12 इमाम 12, तो इनको याद रखिएगा। उसके बाद मिर्ज़ा वज़ीर अली आए, पर काफ़ी एमिनेंट नहीं थे, एक ही साल के लिए रूल करेंगे, तो इनके बारे में आपको कुछ खास याद रखना नहीं है। सादत अली खान 2 आए, 1798 में आए, अप टू 1814 रूल करेंगे। इनको नवाब बनाया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। नाउ यू कैन नोटिस वन थिंग, पहले जो हैं वो खुद बन रहे हैं राजा, अब यहाँ पे ब्रिटिशर जो इन्फ्लुएंस था वो आपको अवध के एरिया में भी मिलेगा। जो नवाब्स वहाँ पे हुआ करते थे उनके ऊपर भी अब आप देखोगे कि काफ़ी इन्फ्लुएंस ब्रिटिशर्स का मिलने लगेगा, क्योंकि जो सादत अली खान 2 थे उसको किसने कोरोनेट करा, किसने गद्दी के ऊपर बिठाया? तो ब्रिटिशर ईस्ट इंडिया कंपनी ने। उसके बाद आते हैं गाज़ीउद्दीन हैदर शाह। 1814 टू 1827 तक का इनका सफ़र रहेगा, और इनको एक टाइटल दिया गया बादशाह का। पर दिया किसने था? दैट बिकम्स इम्पॉर्टेंट। दिया था बादशाह ने।
गजीउद्दीन हैदर शाह, इनको लॉर्ड हेस्टिंग ने क्या किया था, बादशाह का टाइटल दिया था। सो गजीउद्दीन हैदर शाह बादशाह का टाइटल दिया, किसने दिया, तो लॉर्ड हेस्टिंग्स ने दिया। इन्होंने वसीका सिस्टम भी स्टार्ट किया था, वसीका सिस्टम दैट वाज स्टार्टेड बाय हुम, गजीउद्दीन हैदर। तो याद रखिएगा, एक तो टाइटल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि बादशाह का जो टाइटल था वो किसने दिया था, तो याद रखना किसने दिया था, दैट वाज गिवन बाय लॉर्ड हेस्टिंग, ठीक है, गजीउद्दीन हैदर शाह। और ये जो वसीका सिस्टम था ये इन्होंने अकेले नहीं बनाया था, इसमें एक और इन्वॉल्व था। तो इन्वॉल्व कौन था यहाँ पे, तो इन्वॉल्व ऑब्वियसली कौन थे, ब्रिटिशर्स हुआ करते थे कि मतलब ऑनरेबल लाइफ जियो, अपने नियर एंड डियर वंस के आसपास रहो, उनके साथ फेथफुल रहो, दैट वाज द वसीका सिस्टम। तो यू कैन एनालाइज कि ब्रिटिशर्स अब इनको डिस्टर्ब कर रहे हैं, एक तरह से डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं कि आप अपने जो रिलेटिव्स हैं उनके ऊपर फोकस करो, बाकी काम धाम हम खुद देख लेंगे, दैट वाज द वसीका सिस्टम। उसके बाद नसीरुद्दीन हैदर आए। नसीरुद्दीन हैदर का टाइम पीरियड चला 1827 टू 1837। इन्होंने एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी सेटअप करी थी लखनऊ के अंदर, इंपॉर्टेंट है क्या किया इन्होंने, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी, मतलब तारे वगैरह देखने हैं अगर आपको विद द हेल्प ऑफ अ टेलीस्कोप, तो उसके लिए एक ऑब्जर्वेटरी बना दी गई, कहाँ पे, लखनऊ में। ऑब्वियसली अवध की बात कर रहे हैं तो जो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी होगी वो भी कहाँ पे बनाएंगे, यूपी वाले एरिया के अंदर, तो लखनऊ में बनवाई। और जो नसीरुद्दीन हैदर थे ना, इनके साथ बहुत बुरा हुआ था, इनको जहर दे दिया था जो कोर्ट के मेंबर्स हुआ करते थे उन्होंने ही। सो इट वाज वेरी रिडिक्यूलस बट स्टिल इट हैपेंड। ओके, उसके बाद आते हैं मोहम्मद अली शाह। 1837 से लेके 1842 तक का टाइम पीरियड रहता है इनका। इन्होंने छोटा इमाम बाड़ा बनवाया था, अभी मैं पिक्चर्स दिखाती हूँ, लास्ट में दिखा दूँगी क्लास के बाद, रूमी दरवाज़ा वगैरह की, इमाम बाड़ा की, तो वो देखते हैं लास्ट में। तो ये लखनऊ में बनवाया था छोटा इमाम बाड़ा। अमजाद अली शाह 1842 से 1847 तक का इनका टाइम पीरियड रहता है, पर कुछ खास है नहीं इनके बारे में, तो पढ़ेंगे भी नहीं। वाजिद अली शाह 1847 से लेके 1856 तक का टाइम पीरियड रहेगा। ये लास्ट नवाब थे अवध के, ही वॉज लास्ट नवाब ऑफ अवध। इन्होंने क्या किया, अवध वाले एरिया को एनेक्स कर लिया था बाय डलहौजी ऑन चार्जेस ऑफ हिज मिस गवर्नेंस। याद करो, लॉर्ड डलहौजी ने सब्सिडरी अलाइंस एंड ऑल वो सारी चीज़ें, डॉक्ट्रिन की जो पॉलिसीज थी वो सारी चीज़ें इनके टाइम पीरियड में चलती हैं, तो अवध को इन्होंने एनेक्स कर लिया था। पहले क्या किया जाता था, डलहौजी की एक पॉलिसी चली, बड़ी ही फेमस हो जाती है। इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया कि इफ़ यू डोंट हैव अ बायोलॉजिकल किड, अगर आपका लड़का नहीं है जो कि आपका किसी से अडॉप्ट भी नहीं किया होना चाहिए, तो अगर अडॉप्टेड है तो फिर आपकी जो संपत्ति है वो सारी सीज कर ली जाती थी बाय द ब्रिटिशर्स, ठीक है। तो अवध को भी एनेक्स कर लिया गया था इसी के तहत। उसके बाद बेगम हज़रत महल आती हैं 1857 में। ये वाजिद अली शाह की ही वाइफ थी, ये वाजिद अली शाह जिन्होंने 1847 से 1856 तक का रूल किया। शी वॉज बेगम हज़रत महल वॉज वाइफ ऑफ वाजिद अली शाह। और 1857 के रिवोल्ट में भी लखनऊ से पार्टिसिपेशन किसने करी, तो बेगम हज़रत महल ने ही पार्टिसिपेशन करी थी, ठीक है। हैदराबाद करते हैं स्टडी, इसी वीडियो में शुरू कर देंगे, बट वन रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले अवध का रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि अब फैक्चुअल चीज़ें बहुत ज़्यादा शुरू हो चुकी हैं, तो आपको अब चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी, एंड टाइमलाइंस आर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। अवध की बात करी हमने, काफ़ी फर्टाइल प्लेन है, गंगा और यमुना के बीच में लाया करता है। जैसे ही पहाड़ियों से, यहाँ पे तो पहाड़ियाँ आ जाती हैं, जैसे यहाँ से रिवर फ्लो करती है गंगा एज वेल एज यमुना, तो बड़े फ्लो में आती हैं, पर ये जो लखनऊ वाला एरिया है ये तो पूरा प्लेन है, और जैसे आप पानी ऊपर हाइट से फेंकोगे फिर वो सडनली ग्राउंड पे गिरेगा तो फैल नहीं जाएगा, तो यहाँ पे भी फैल जाया करता था, जिसकी वजह से सॉइल जो थी यहाँ की बहुत ज़्यादा फर्टाइल थी। तो एक चीज़ तो ये याद रखिए। लखनवी कल्चर यहाँ पे डेवलप होने लगा, लखनऊ सिटी, फैज़ाबाद सिटी, ये सारे यहाँ पे डेवलप हो गए, और कैपिटल सिटी ऑफ नवाब्स की फॉर्म में इमर्ज होती है फैज़ाबाद। देन वी स्टार्टेड विद द नवाब्स ऑफ अवध। अवध की फाउंडेशन होती है 1722 के अंदर, और सादत खान जो थे ही वॉज फाउंडर ऑफ अवध। एंड इनके बहुत सारे नाम थे, जैसे कि वज़ीर ममल्लिक, असफ़जाह वन, बुरहान उल मुल्क। इन्होंने बहुत सारी कंस्पिरेसीज क्रिएट करी अलॉन्ग विद मुग़ल एम्परर्स। वाई, क्योंकि वहाँ पे सैयद ब्रदर्स बैठ के थे जो कि किंग मेकर्स का दर्जा लेके बैठे हुए थे, तो उनको मरवाना था, तो उसी वजह से ये भी कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व थे। सफदार जंग, जिन्होंने जावेद खान अहमद शाह के वो हुआ करते थे पार्टी हेड, ठीक है, पार्टी वगैरह अरेंज किया करते थे, तो इन्होंने उनको मारा था। एंड मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट थे इनके बहुत सारे बंगाश पठान वाले एरिया में, एंड इन्होंने मराठा, राजपूत, शेख हज़ादाज, इन सब के साथ काफ़ी अच्छा पीस एस्टेब्लिश कर लिया था। शुजा-उद-दौला की हमने बात करी। शुजा-उद-दौला ने पहले तो अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया ड्यूरिंग थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, और उसके बाद फिर से जब बैटल ऑफ बक्सर होती है तो बंगाल से आ रहे थे, कौन, बंगाल से आ रहे थे आपके
दैट वाज मीर काजिम, ठीक है, मीर काजिम बैठे हुए थे बंगाल में। अवध वाले एरिया से आ रहा है कौन, शुजा-उद-दौला, और शाह आलम टू बैठे हुए हैं कहाँ पे, मुगल की गद्दी पे, मुगल एम्परर थे। तो बैटल ऑफ बक्सर हैपेंड इन 1764, तो इनकी भी स्टोरी ख़त्म हो जाती है। असफ़-उद-दौला की अगर बात करें तो इन्होंने फैज़ाबाद से लखनऊ की तरफ कैपिटल शिफ्ट कर दी, एंड इन्होंने रूमी दरवाज़ा भी बनवाया। मैं चलो आपको दिखाई दूँ रूमी दरवाज़ा भी, गिव मी 1 मिनट। ये लो जी, रूमी दरवाज़ा देख ही लो साथ के साथ। सी हाउ ब्यूटीफुल इट इज़, दिस इज़ द रूमी दरवाज़ा। नीचे से गाड़ियाँ वाड़ियाँ आ रही जा रही हैं, वैन भी जा रही है। ये देखो ओमनी वैन हुआ करती थी ना पहले, तो वही दिखाई गई है। एनीवेज, तो दिस वाज द रूमी दरवाज़ा जिसकी कंस्ट्रक्शन करवाई थी असफ़-उद-दौला ने। और उसके बाद मिर्ज़ा वज़ीर अली, इनके बारे में कुछ है नहीं ज़्यादा। सादत अली खान टू के बारे में अगर देखें तो 1798 टू 1814 तक का टाइम पीरियड है। और एज अ नवाब इनको किसने कोरोनेट किया था, तो ब्रिटिशर्स ने किया था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने करा था। गाज़ीउद्दीन हैदर शाह 1814 टू 1827 तक का टाइम पीरियड रहता है। लॉर्ड हेस्टिंग ने इनको बादशाह का टाइटल दिया था, और इन्होंने वसीका सिस्टम शुरू किया था। वसीका सिस्टम इज़ लाइक अपने नियर एंड डियर वंस के पास रहो, नियर एंड डियर वंस, ठीक है। उसके बाद नज़ीरुद्दीन हैदर 1827 से लेके 37 तक का टाइम पीरियड था, और एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी बनाई इन्होंने लखनऊ के अंदर। इनको पॉइजन दे दिया था कोर्ट के मेंबर्स ने। एक तो इसका पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने एक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी बनवाई थी लखनऊ के अंदर, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। मोहम्मद अली शाह 1837 टू 1842, छोटा इमाम बारह इन्होंने बनवा दिया लखनऊ के अंदर। अमजाद अली शाह का कुछ खास कंट्रीब्यूशन है नहीं, तो आपको पढ़ना भी नहीं है। वाजिद अली शाह 1847 टू 1856, लास्ट नवाब थे ये अवध के। और इसके बाद डलहौजी ने अवध को एनेक्स कर लिया था, क्योंकि इनका अपना जो बायोलॉजिकल सन था वो अवेलेबल नहीं था। फिर बेगम हज़रत महल ने थोड़े दिन रूल किया 1857 के अंदर, और शी वॉज वाइफ ऑफ वाजिद अली खान अली शाह, एंड 1857 के रिवोल्ट में भी इन्होंने पार्टिसिपेशन करा था। उसके बाद चलते हैं जी हैदराबाद। तो सबसे पहले बंगाल ने खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ लेटर मुगल्स, 1717 की अगर बात करें। अवध का देखा 1722 में। और अब जाएंगे हैदराबाद की जो एस्टेब्लिशमेंट थी वो निज़ाम उल मुल्क ने करी थी ना, रंगीले की रंगीन हरकतें देख के उनको गुस्सा आ गया था, तो ही वेंट टू 1724 इन हैदराबाद चले जाते हैं, एंड फाइनली वहाँ पे हैदराबाद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देते हैं। तो 6 सूबाज जो हुआ करते थे डेक्कन के, उसमें से एक था हैदराबाद वाला। 6 सूबाज कौन कौन से थे, एक तो औरंगाबाद आ जाएगा, याद है ना, औरंगाबाद, बिदर ये सारे ये महाराष्ट्र वाले रीजन में पड़ा करता था। औरंगाबाद भी महाराष्ट्र में आ जाएगा। खानदेश आ गया मध्य प्रदेश वाला एरिया। बेरार ये भी कहीं ना कहीं महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के बीच में। हैदराबाद आ गया आपके आंध्र प्रदेश में। बीजापुर अगेन महाराष्ट्र वाले एरिया के साथ ही कर्नाटक के साथ कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ होता था। इन शॉर्ट हम बात कर रहे हैं अब इस रीजन की, यहाँ वाले रीजन की, ठीक है। तो ये 6 सूबा हुआ करते थे, जिसमें से ये कॉर्नर वाला जो था दिस वॉज हैदराबाद की फाउंडेशन होती है 1724 के अंदर। कौन करता है, निज़ाम उल मुल्क ने ही मोहम्मद शाह रंगीला को ऊपर गद्दी पे बिठाया था, और सैयद ब्रदर्स को मरवाया एंड ऑल, वो सब हैपेंड ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ मोहम्मद शाह रंगीला। पर उनकी हरकतें नापसंद आते हुए निज़ामुल मुल्क जो थे वहाँ पे वज़ीर की फॉर्म में बैठे हुए थे, प्राइम मिनिस्टर की फॉर्म में बैठे हुए थे, पर पोजीशन का लालच ना करते हुए उन्होंने देखा मुझे चले ही जाना चाहिए। ही वेंट टू साउथ कि मैं घूमने फिरने जा रहा हूँ, और साउथ में क्या किया, हैदराबाद जो डेक्कन का एक सूबा हुआ करता था, हैदराबाद को कर दिया जी इंडिपेंडेंट। कब हुआ ये, तो ये इट हैपेंड इन 1724। तो निज़ाम से पहले कौन था वहाँ पे, तो मुबारक खान वहाँ पे बैठा करते थे, एंड असफ जाही डायनेस्टी, याद है ना, ये बहमनी किंगडम वगैरह जो हमने पढ़े थे उसी का पार्ट है ये। तो ये सारे रूल कर रहे हैं, मुबारक खान एंड ऑल वर रूलिंग देयर। और तुरानी और ईरानी इसको बाहर फेंक के कर दिया इन्होंने, तुरानी और ईरानी जितने भी थे। एंड जैसे ही निज़ाम उल मुल्क की डेथ हो जाती है, असफ जा वन का टाइटल भी इनको दिया जाता है 1748 के अंदर। तो किंगडम सफ़र्ड फ्रॉम वॉर ऑफ सक्सेशन, लड़ाई हो जाती है लोगों के बीच में। जो इनके बच्चे थे वो बोल रहे हैं मैं बनूंगा राजा, और फाइनली इनका जो ग्रैंडसन था नसीर जंग, और इनका सन था नसीर जंग, और उनका जो लड़का था मुजाफ़र जंग, तो पोता बना जाके फिर राजा, ठीक है ना, मुजाफ़र जंग जो थे ये फ्रेंच आर्मी के साथ जीत जाते हैं। फ़ारूक शियार को, जिस दिन फ़ारूक शियार का एनेक्सेशन होता है, तो जो चिन किलिच खान थे,
चिन किलिच खान, उनको दिल्ली दोबारा से वापस बुला दिया जाता है और उनको निज़ाम उल मुल्क का टाइटल दिया। पहले इनका नाम असफ शाह हुआ करता था, बाद में टाइटल दे दिया गया था निज़ाम उल मुल्क का। बहलूल फतजंग एंड खाने खाना, ये सारे टाइटल्स वर गिवन। उसके बाद नादिर शाह का इन्वेजन हुआ, हमने देखा दिल्ली को बहुत ज़्यादा लूटा इन्होंने, और जो इम्पोर्टेंट कोहिनूर हीरा था, थ्रॉन था, तख्ते ताऊज़ याद है ना, पिकक थ्रॉन, वो सारा उठा के ले गए वापस। यहाँ पे जो एम्परर थे उन्होंने इनको टाइटल दिया था असफ शाह का, इंडिग्निटी टू असफ। इन्होंने एक बुक भी लिखी थी पर्शियन लैंग्वेज के अंदर जिसको बोलते हैं शकीज़। तो दिस वाज ऑल अबाउट द हैदराबाद। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं दोबारा से। 6 सूबाज में से एक जो सूबा था वो था हैदराबाद वाला। मुग़ल एम्पायर के टाइम पीरियड की अगर बात करें, कौन कौन से थे? औरंगाबाद, बिदर, खानदेश, हैदराबाद, बेराड़ और बीजापुर। तो हैदराबाद को किसने इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करवाया? तो निज़ाम उल मुल्क ने करवाया। चिन किलिच खान का भी इनको टाइटल दिया जाता है, 1724 में इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। और निज़ाम उल मुल्क से पहले कौन रहा करता था वहाँ पे? तो मुबारक खान हुआ करता था, असफ जाही डायनेस्टी से बिलोंग किया करते थे। तो इन्होंने काफ़ी कंट्रोल में रखा तुरानी और ईरानीज़ को। ये नॉबल्स बैठा करते थे कोर्ट के अंदर और कॉन्स्पिरेसीज रचते रहा करते थे। तो इनको रोकने के लिए यहाँ पे बहुत अच्छे से इन्होंने प्लान्स बनाए, तो इनको कंट्रोल में रखा तुरानी और ईरानीज़ को। जैसे ही निज़ाम उल मुल्क की डेथ हो जाती है तो सक्सेशन की वॉर शुरू हो जाती है कि राजा कौन बनेगा। निज़ाम उल मुल्क का लड़का बोल रहा है मैं राजा बनूंगा, ग्रैंडसन बोल रहा है नहीं मुझे राजा बनना चाहिए। तो इस तरह से लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं इनकी आपस में। मुज़ाफ़र जंग जीत जाते हैं अलॉन्ग विद द फ्रेंच आर्मी और गद्दी के ऊपर बैठ जाते हैं। फ़ारूक सियार की एक्सेशन कर लेते हैं। चिन किलिच खान जो थे उनको दिल्ली दोबारा से बुलाया जाता है और उनको निज़ाम उल मुल्क का टाइटल दे दिया जाता है। तो ये तो पुरानी स्टोरी हो जाती है। नादिर शाह ने मुग़ल को, इन शॉर्ट दिल्ली को इंटरप्ट किया, फाइनली वहाँ से बड़ी सारी लूट पाट करी और वापस चले गए बड़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें उठा के। और उसके बाद इन्होंने एक बुक भी लिखी थी, वो थी बुक नेम्ड एज शाकीज़। शाकीज़ जो थी ये पर्शियन बुक हुआ करती थी। सो दिस वाज ऑल अबाउट हैदराबाद। नाउ वी विल प्रोसीड विद द मराठाज इन द नेक्स्ट वीडियो। अभी के लिए इतना ही क्योंकि फैक्चुअल चीज़ें ज़्यादा हैं, यू हैव टू रिवाइज इट अगेन एंड अगेन। So thank you everyone, have a nice day, keep studying. If you like the video, like and share and subscribe the channel. Thank you everyone.